गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, ज़िंदगी तो जिंदा दिल होती है। ज़िंदगी तो जिंदा दिल होती है, पर उस पे बोझ ख्वाहिशों का होता है। और ख्वाहिशें तो असीमित होती हैं। इसलिए आपके पास जो है उसे पहचानिए, उसे अपनी ताकत बनाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। ना कि जो आपके पास नहीं है उसका रोना रोते रहिए कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता, काश वैसा होता तो अच्छा होता। तो बच्चों, मैं हमेशा आपको यही समझाता हूँ कि जो भी आपको संसाधन उपलब्ध हैं, आप उन संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीखिए और उन्हीं को अपनी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ना जीवन में सीखिए। क्योंकि जो नहीं है, देखिए लाइफ में एक चीज़ होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लाइफ में एक्सक्यूजेस देना जानते हैं, यानी उनके पास हर काम का एक एक्सक्यूज़ होता है कि ये मैं क्यों नहीं कर पाया। और जिन्होंने भी लाइफ में एक्सक्यूजेस देना सीख लिया कि सर असाइनमेंट इस वजह से नहीं पूरा हो पाया, सर गए तो ये प्रॉब्लम हो गई इसलिए सर मैं इसको लर्न नहीं कर पाया। तो एक्सक्यूजेज अगर देना आपने लाइफ में सीख लिया तो आप फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आप लाइफ में कभी भी एक्सक्यूजेज मत दीजिए। मतलब आपके पास जो नहीं है आप उसका कंप्लेंट मत करिए। आपके पास जो भी दिया है, ईश्वर ने दिया है, जो भी आपको उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों को आप कैसे अपना वेपन बना सकते हैं, कैसे अपना हथियार बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, वो करिए आप। ठीक है, ना कि ये रोना रोइए कि पापा मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। काश मेरे पास स्कूटी हो जाती तो हम पापा ये करके दिखा देते, मेरे पास लैपटॉप हो जाता तो मैं ये कर लेता। बात समझिए, आपको जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं हैं उनका रोना नहीं रोना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा सा इस बात में धैर्य रखना है कि आपके पास जो है उनका इस्तेमाल करके आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे देते हैं। फिर जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो स्वतः होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक आप कह सकते हैं आज की लर्निंग थी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे और उस लिविंग वर्ड में देखिए बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ चुके, लाइफ क्या है, बायोलॉजी क्या है, ये सारी डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर से पहले मैंने आपको टैक्सोनॉमी बता दिया है कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज़ फिलोजेनी, व्हाट इज़ ओमेगा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ अल्फ़ा टैक्सोनॉमी। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में बताया। और टैक्सोनॉमी इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज़। यानी ऑर्गेनिजम्स जो इतनी ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, ढेर सारे जो लाइफ फॉर्म है, इन जीवों को इंडिविजुअली चूँकि स्टडी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम इनको समूहों में बांट दें तो इनका स्टडी करना आसान हो जाएगा, इनके बारे में जानकारियाँ जुटाना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और यही ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिजम्स को, इसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज ऑल अबाउट स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक एलिमेंट मैंने आपको बताया था, देखिए वो क्या क्या बताया था भाई, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला तो उसके कैरेक्टर्स को जानेंगे। कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको हम पहचानेंगे। पहचानने के बाद क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन के बाद फाइनली उसका क्या करेंगे, हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, कि नेमिंग या नामकरण ऑर्गेनिजम्स का हम कैसे करते हैं, किन्हीं ऑर्गेनिजम्स को नामकरण करने के लिए हम किन रूल्स का फॉलो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिंपली नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? तो चलिए भाई अब नामकरण रखने का तरीका ढूंढते हैं, क्या तरीका है। तो अगर आप देखिए तो आपको मालूम है कि पूरे विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। और एक ही प्लांट या एक ही ऑर्गेनिज्म का अगर आप देखिए तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होता है। जैसे प्याज ही आप ले लीजिए, ओनियन, जैसे आप ले लीजिए ओनियन, प्याज। तो इस प्याज को इंग्लिश में ओनियन कहते हैं,
हम क्या कहते हैं इसे, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्याज, और मराठी में इसी को बोलते हैं कांदा। क्या बोलते हैं, कांदा। ये मैंने सिर्फ 3 लैंग्वेज की बात की, लेकिन ऐसे ही ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब कई लैंग्वेजेस हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी इसी एक ओनियन यानी प्याज का अलग अलग भाषाओं में ढेर सारा नाम होगा। तो अब आप सोचिए कि कितनी एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी। मान लीजिए कि मुझे मराठी नहीं आती है और कोई मराठी साइंटिस्ट प्याज पे कोई रिसर्च करता है, तो अपना सारा रिसर्च पेपर में प्याज के बारे में जो मेंशन करेगा कैरेक्टर्स, वो लिखेगा हर जगह कांदा में ये कैरेक्टर पाया जाता है, कांदा में वो कैरेक्टर पाया जाता है। और उसके रिसर्च पेपर को एक अगर इंग्लिश साइंटिस्ट पाएगा, जिसे मान लीजिए मराठी नहीं आती है, तो वो उसे मालूम है कि भाई ओनियन प्याज होता है, ओनियन के कैरेक्टर्स वो जानता है, तो उसे ओनियन का कैरेक्टर मालूम है। वो नहीं समझ पाएगा कि भाई ओनियन ही कांदा है। यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो साइंटिफिक वर्क्स हो रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो रिसर्च, वो इन्फॉर्मेशन लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे और ढेर सारी एम्बिग्यूटी होगी। यानी एक ही चीज़ को कई नामों से जाना जाएगा तो बड़ा कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका बनाते हैं जिससे कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक सिंगल नाम हो। यानी पूरे विश्व में कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल नेम के द्वारा जाना जाए, एक नाम सिर्फ हो पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका, चाहे भारत, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, कहीं भी उसको सिर्फ एक नाम से जाना जाए। और उसी सिंगल नेम को कहा गया साइंटिफिक नेम। क्या कहा गया, साइंटिफिक नेम कहा गया। कि भाई साइंटिफिक नेम का कल्चर शुरू हुआ कि नहीं भाई इससे तो गड़बड़ हो रहा है, कि अलग अलग विश्व के अलग अलग आप कह सकते हैं देशों में अलग अलग साइंटिस्ट ढेर सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कामों को अप्रिसिएट भी नहीं कर पा रहे हैं और शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बहुत ढेर सारी एनर्जी हमारे साइंटिस्ट की गड़बड़ हो जा रही है। तो ऐसे में ऑर्गेनिजम्स के रिसर्च को, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना, उसको समझना और बेहतर तरीके से, इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि उन ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिवर्सल नेमिंग का कॉन्सेप्ट आए। एक ऐसा नाम जिस नाम से पूरे विश्व में उसे जाना जाए, और जब साइंटिस्ट यानी साइंटिफिक पर्पज से जब हम भी उस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें तो फिर ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन कहीं साइंटिफिक पेपर या लिटरेचर में यूज़ करना है, साइंटिफिक बुक में यूज़ करना है, तो हम उसे उस साइंटिफिक नेम से अगर पुकारेंगे तो एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी और सारे लोग उसको उसी नाम से जानेंगे। ठीक है, चाहे अमेरिका का साइंटिस्ट हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे इंडिया का हो और चाहे नेपाल का साइंटिस्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से एक साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया, साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा इसको और डिटेल करते हैं कि क्या है ये साइंटिफिक नेम का मैंने जो साइंटिफिक नेम का एक कॉन्सेप्ट है ये क्या है। तो चलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ जो मैंने लिखा है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कॉमन नेम्स वेरीज प्लेस टू प्लेस। आप सोचिए कि मैंने अभी बताया ना कि जैसे ही जगह बदलती है भाषा बदलती है तो नाम बदल जाता है। तो इस वजह से कॉमन नेम्स वेरीज प्लेस टू प्लेस, सो देयर इज नीड ऑफ साइंटिफिक नेम, इसलिए ज़रूरत पड़ी एक साइंटिफिक नेम की, विच इज़ एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको पूरे विश्व में माना जाए और उसी नाम से उस चीज़ को जाना जाए। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, केवल एक नाम हो जिससे कोई एम्बिग्यूटी ना हो, नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, ऐसा ना हो कि उस नाम से हम कई चीज़ को बुला रहे हैं, कई ऑर्गेनिज्म को, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से नामनक्लेचर या नामकरण की एक पद्धति शुरू हुई। ठीक है, एक सिस्टम इवॉल्व हुआ कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व करना है। तो ये हुआ कि भाई अब ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करनी है, एक साइंटिफिक नेम हमें रखना है, तो उस साइंटिफिक नेम को डिसाइड करने के लिए कोई कमेटी तो बननी चाहिए ना। तो उस कौन तय करेगा भाई कि साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैसा होगा, तो उसको तय करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग को आप कह सकते हैं सर्टिफाई करने के लिए अलग अलग कमेटी बनी जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग के लिए। ठीक है, तो मेन जो 5 कोड्स, 5 आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ कोडिंग बना, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नेम को डिसाइड करने के लिए, साइंटिफिक नेम को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जिसमें पहला कोड है वो है ICBN
फुल फॉर्म पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसे आप याद कर लीजिएगा। ICBN क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICBN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का अगर नेमिंग है, डिसाइड करना है साइंटिफिक नेम, कोई भी प्लांट मान लीजिए, चूंकि अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ 22% बायोडाइवर्सिटी हमें मालूम है, यानी 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज ही हमें मालूम है, जबकि लगभग 7 बिलियन स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ पे। तो 22% है, मान लीजिए कोई नया स्पीसीज मिला, तो भाई उस नए स्पीसीज का हमें नाम रखना है। तो पहले देखेंगे कि वो जो नया स्पीसीज मिला वो क्या है, प्लांट है, ठीक है, हाँ भाई प्लांट है, तो चलो भाई आप ICBN से कंसल्ट करिए, ICBN के कंसल्टेशन से आप डिसाइड करिए कि फला नए खोजे गए प्लांट का क्या नाम होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ICBN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ प्लांट्स, और ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो कोड है वो ICZN है। जैसे प्लांट्स के नेमिंग के लिए ICBN होता है, वैसे एनिमल्स के नेमिंग के लिए ICZN होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? वैसे ही एक नेक्स्ट कोड है ICNB। ICNB किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के नेमिंग के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इसलिए इसका नाम देखिए ICNB हो गया। IC इंटरनेशनल, C मीन्स कोड, N मीन्स फॉर नॉमेनक्लेचर, B फॉर ऑफ बैक्टीरिया। तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नेमिंग के लिए ICNB होता है। ध्यान रखिएगा, ICNB और ICBN में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं और कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ICBN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, व्हाइल ICNB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ICVN इसी तरीके से। तो ICVN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी देखिए नया नया डिजीज़, कोरोना डिजीज़ जो आया है कोविड-19, तो उस कोरोना डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है उसे हम कोविड-19 या सार्स को वर्जन 2 बोलते हैं। तो सार्स को वर्जन 2 जो नेमिंग है वो किसने डिसाइड किया होगा? ICVN ने डिसाइड किया होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी नए नए जो वायरसेस मिलते हैं उनका क्या नामकरण किया जाए ये डिसाइड करता है ICVN। क्लियर है? फिर लास्ट जो है वो है ICNCP। ICNCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ICNCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स में जनरली हम सीरियल्स की बात करते हैं, जिन्हें हम जनरली जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो क्रॉप फील्ड्स में ग्रो कराते हैं, उन्हें हम कल्टीवेटेड प्लांट्स कहते हैं, फॉर देयर बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो प्लांट्स हम प्रॉपरली कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें हम कल्टीवेटेड प्लांट्स कहते हैं। और उनके नॉमेनक्लेचर के लिए देखिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग कोड बना है जिसे हम ICNCP कहते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ओनली कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्लियर है? जबकि ICBN इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑल प्लांट्स जनरली एक्सेप्ट कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स को छोड़ दें तो ICBN सारे प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर कर रहा है, लेकिन अब उसी में कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं तो उसके लिए कहता है कि भाई जाओ आप ICNCP से कंसल्ट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर से ये काम कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 कोड आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम नॉमेनक्लेचर की पद्धति शुरू करते हैं कि भाई अब ये नामकरण करना है तो उस नामकरण करने के कई तरीके आए। ठीक, जो पहला नामकरण का तरीका आया वो आया पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का आया। क्या आया? पहला जो आया नॉमेनक्लेचर का जो आप कह सकते हैं सिस्टम, वो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आया। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम में देखिए छुपा हुआ पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कि ऐसा कहा गया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में करके कई शब्दों से मिला करके उसका नाम बनाया जाए, यानी कई वर्ड्स से मिलके एक नाम बनाया गया। तो ऐसे में नाम बड़ा लंबा हो जाता था। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या था कि कई वर्ड्स थे, अब नाम इतना लंबा हो गया, कौन याद करेगा एक ऑर्गेनिज्म का 5 शब्द का नाम? बताओ, बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। साइंटिस्टों ने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है कि आप 5 शब्द का एक नाम रखो, उस 5 शब्दों में उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर्स भी निहित हों, लेकिन 5 शब्द का नाम याद करना, बार बार उसे रेफर करना, ये एक मुश्किल काम है। इसलिए पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, वाइडली यूज नहीं किया गया। ठीक है, कारण यही था कि इसमें कई शब्द थे। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ वर्ड्स आर यूज टू डेजिग्नेट ए पर्टिकुलर स्पीसीज, नॉट वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल नहीं था, सो रिजेक्टेड। क्यों यूजफुल नहीं था? क्योंकि कई शब्द थे एक ही नाम में और सारे शब्दों को याद कर पाना या उनका इस्तेमाल बार बार करना ये व्यवहारिक नहीं था, इसलिए पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज रिजेक्टेड। क्लियर है? फिर पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद जो दूसरा मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ नॉमेनक्लेचर था, जो आप कह सकते हैं एक क्रांति थी टैक्सोनॉमी में, वो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने बताया भी है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था भाई? कैरोलस लीनियस, और इन्हीं को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इनकी इस देन की वजह से कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी में बहुत काम किया। इन्होंने सारे प्लांट्स को इनिशियली क्लासीफाई किया, सारे एनिमल्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, 3 बुक्स लिखी इन्होंने। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया और वो आज तक रेलेवेंट है। देखिए, आज तक भी हम जो नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक बात कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? which was given by Carolus Linnaeus, in his book Systema Naturae। यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने अपनी किताब सिस्टमा नेचुरा में लिखा, जो पब्लिश हुआ था 1758 में, यानी 1758 से पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का बहुत कोई डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं था। ये पहली बार 1758 में सिस्टमा नेचुरा बुक में कैरोलस लीनियस ने एक प्रॉपर सिस्टम इवॉल्व किया कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करेंगे, और उस नेमिंग के पैटर्न को, सिस्टम को इन्होंने क्या कहा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा रूल्स हम लोग समझ लेते हैं कि कैरोलस लीनियस ने क्या रूल्स बनाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को रखने के लिए, और क्यों हम इसका नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रखें। देखिए, बाइनोमियल माने होता है 2, तो अभी देखिए पॉलिनोमियल की यही कमी थी ना कि उसमें कई वर्ड्स इन्वॉल्व थे। अब इसको, उसी कमी को इन्होंने दूर कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई कई ढेर सारे वर्ड्स करना बड़ा व्यवहारिक नहीं है, ठीक नहीं है, इससे बड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, या बड़ा आप कह सकते हैं उसका बार बार इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम है। सारे इंटरनेशनल जर्नल्स या जो भी मैगजीन्स हैं, जो साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर हैं, उनमें बार बार आप बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर पाना व्यवहारिक नहीं है। तो इन्होंने कहा कि सारे साइंटिफिक नेम सिर्फ 2 शब्दों के मिलके बने होंगे। कितने? 2 शब्दों, 2 वर्ड से मिलके बने होंगे, इसीलिए इसका नाम रखा इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? अब कुछ रूल्स बनाए इन्होंने, उन रूल्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया है, मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया है कि एटलीस्ट आप पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर तो पूरे सारे पॉइंट्स को अच्छे से जानते रहें। ठीक है, चलिए इनका पहला रूल जो था अभी जो मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। भाई कोई भी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 शब्दों से मिलके बना होना चाहिए। किससे मिला होना चाहिए? 2 शब्द, यानी कोई ढेर सारा भारी भरकम शब्द नहीं होना चाहिए, 2 शब्द होना चाहिए। एक शब्द फर्स्ट वर्ड और दूसरा सेकेंड वर्ड, इस 2 शब्द से मिलके कोई भी नाम बना होना चाहिए साइंटिफिक नेम। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो पहला शब्द होता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस, पहला जो शब्द है वो जीनस को रिप्रेजेंट करे। इन्होंने क्या कहा कि पहला जो शब्द है वो क्या रिप्रेजेंट करे? जीनस, यानी फर्स्ट नेम जो हो, माने किसी भी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड हो वो जीनस के नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, while the second word denotes the specific epithet or species name, यानी दूसरा जो माने आप कह सकते हैं वर्ड है, दूसरा जो शब्द है उस नाम का, वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज के नाम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज के नाम को, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। क्लियर है? यानी कोई भी नाम, साइंटिफिक नेम जो है, कोई भी साइंटिफिक नेम
इन्होंने कहा कि भाई कोई भी साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलके बना होगा, जिसमें पहला शब्द जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा शब्द स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे शब्द को स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, उसी स्पीसीज नेम के लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। एक और रिस्ट्रिक्शन इन्होंने कहा कि भाई जो नाम है वो नाम कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। तो एक चीज़ कहा कि भाई उस नाम में कम से कम 3 लेटर तो होने ही चाहिए, यानी वर्ड शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स। 3 लेटर से कम का अगर कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए TO2, तो इसको साइंटिफिक नेम में नहीं इंक्लूड कर सकते। कम से कम 3 लेटर तो होने चाहिए और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। यानी बहुत बड़ा भी नाम नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम उसका, भाई पॉलिनोमियल में इसी से छुटकारा हम पा रहे थे कि नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आपका जो शब्द चुनना है वो शब्द में जो लेटर्स हैं 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जो नेम है वो स्मार्ट होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा होना चाहिए। क्लियर है? ये इनका पहला रूल था। ठीक। दूसरा रूल जो इन्होंने कहा, दूसरा रूल, तो अब ठीक है भाई, एक बात तो आ गई कि किसी साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए आपको 2 शब्दों की ज़रूरत है। तो वो शब्द कहाँ से लेंगे आप, किस लैंग्वेज से? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि भाई इंग्लिश वाला सोचेगा कि भैया आप इंग्लिश यूज़ कर लो, हम इंडिया के हैं, तो हम कहे यार तुम इंडिया हिंदी वाला यूज़ कर लो। और जो चाइनीज़ वाला कहेगा नहीं, चाइनीज़ हम सबसे ज़्यादा हैं, हम चाइनीज़ हैं, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, आप चाइनीज़ लैंग्वेज को यूज़ करो। तो उसके लिए फिर लड़ाई शुरू हो गई कि भैया ये इसी लड़ाई से बचने के लिए कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हैं, इसी से बचने के लिए हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो अब फिर ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, किस लैंग्वेज से हम शब्दों को चुना जाए। तो एक लैंग्वेज को चुना गया इसके लिए जिससे हम साइंटिफिक नेम के वर्ड्स को चुनते थे, वो था लैटिन लैंग्वेज। हमने क्या लिया? लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्यों भाई साइंटिफिक नेम के लिए हम लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि लैटिन जो लैंग्वेज है आज के समय में ऑलमोस्ट डेड लैंग्वेज है। क्या है ये? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है कि पहली तो लड़ाई ही ख़त्म हो गई कि आज ये आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, तो आज कोई इसकी लड़ाई कर ही नहीं रहा है। यानी ये सबसे आप कह सकते हैं आज इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो एक लड़ाई ख़त्म हो गई। चाइना वाला कहेगा कि मेरी संख्या ज़्यादा है भैया, हमारा भाषा यूज़ करो, या कोई छोटा देश से कहेगा तो आप मेरी भाषा नहीं यूज़ कर रहे हो क्योंकि मेरी संख्या कम है। तो संख्या की लड़ाई ख़त्म हो गई। ये एक डेड लैंग्वेज है। दूसरा, डेड लैंग्वेज का एक ब्यूटी भी समझिए, क्या एक फ़ायदा भी है। आप देखिए जैसे इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में कभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो इंग्लिश में हर साल लगभग 1000, 2000, 3000 वर्ड्स नए इंक्लूड होते हैं। लिविंग लैंग्वेज है तो नए नए शब्द ईजाद होते हैं, उन नए नए शब्दों को डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाता है। ऐसे हर भाषाओं में नए नए शब्द यूज़ किए जाते हैं और उनको ऐड कर दिया जाता है। डेड लैंग्वेज का फ़ायदा है कि चूंकि अब इसका इस्तेमाल कम हो गया तो इसमें नए वर्ड्स जुड़ ही नहीं रहे, यानी जो वर्ड्स हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन का चांस नहीं है, कोई परिवर्तन का चांस नहीं है। इसलिए डेड लैंग्वेज लैटिन जो है, इससे अगर हम किसी वर्ड को लेते हैं तो उस वर्ड को बाद में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके एवज में कोई नया शब्द आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज क्या है? डेड लैंग्वेज है। ये 2 फ़ायदा था जिसकी वजह से हमने जो साइंटिफिक नेम के लिए भाषा चुना वो क्या था? लैटिन। यानी कोई भी भाषा आप चुन रहे थे तो उसमें ये जो आपने लैटिन लैंग्वेज चुना उसका एक बेनिफिट मिल गया कि एक तो ये डेड लैंग्वेज था जिससे कि लड़ाई नहीं हुई, और दूसरा कि लैटिन लैंग्वेज जो है चूँकि डेड लैंग्वेज था तो इसमें कोई नए नाम नहीं जुड़ने थे, कोई नया चेंज नहीं होना था, तो इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी थी एक तरह की। ठीक है। और चूँकि अगर आप कह सकते हैं कि इतिहास में झांक के देखें तो अपने समय में लैटिन लैंग्वेज बड़ा एडवांस लैंग्वेज होता था। ये अलग बात है कि आज इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज से ही जितने भी साइंटिफिक नेम के वर्ड्स हैं वो लिए जाते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट यही है, बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो भी नाम लिखे जाते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा तो अगर बुक्स में लिखा होता है नाम तो उसको ऐसे तिरछा करके लिखा होता है, ऐसे। ठीक है। इटैलिक्स में लिखा होता है। और अगर हम हैंड रिटन राइटिंग में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, क्या है? तो भाई किसी की मान लीजिए यह है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में ये मैंगो को बोलते हैं। ठीक है। अब मैंजीफेरा इंडिका है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम तिरछा भी लिख सकते हैं,
मैंजीफेरा इंडिका भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो अब भाई ये जो इटैलिक्स जो हम बुक्स में लिखते हैं, बुक्स में आप देखिए तिरछा लिख दिए तो मतलब इटैलिक्स हो गया, वो हैंड रिटन अगर लिख रहे हैं तो इटैलिक्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि उसकी ओरिजिन क्या है, इटैलिक्स है, हमें उसे इटैलिक्स में लिखना है, इसलिए हम उस हैंड रिटन नेम को पक्का है अंडरलाइन कर देते हैं। क्लियर है? यानी जब मैंजीफेरा इंडिका हम लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका अगर कॉपी में हम लिखेंगे तो पक्का है कि मैंजीफेरा इंडिका के नीचे हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, तभी आपका साइंटिफिक नेम सही माना जाएगा। क्लियर है? जो ये दर्शाता है कि मैंजीफेरा इंडिका में जो ये दोनों शब्द मैंजीफेरा और इंडिका लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इसलिए इसे इटैलिक्स में लिखा गया। ठीक है, तो वही देखिए लिखा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन। नेम शुड बी लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। मान लीजिए कि किसी साइंटिफिक नेम को किसी दूसरी भाषा से हम लेके आए, तो लेके भले आए तो उसको हम पहले लैटिनाइज्ड करते हैं, यानी उसका लैटिनीकरण करते हैं, लैटिन लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज लैटिन इज़ ए डेड एंशिएंट लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन क्या थी, एक डेड लैंग्वेज थी जिसमें कोई चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होने का कोई चांस नहीं था। क्लियर है? तो ये सवाल पूछता है कि क्यों भाई हमने नोमेनक्लेचर के लिए लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट जो रूल है, इन्होंने कहा कि जो पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। देखिए आप, मैंने मैंजीफेरा लिखा तो उसमें यम कैपिटल लिखा, मैंजीफेरा, ठीक। और दूसरा जो शब्द है उसको हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, INDICA, और उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भैया जो पहला नाम जो यानी जीनस का नाम है उसको हम किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से। दूसरा नाम जो स्पीशीज़ का नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट कह रहे हैं, उसे हम स्मॉल लेटर यानी I से शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? और साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स दिखाने के लिए हम पक्का उसे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। क्लियर? लेकिन किताबों में साइंटिफिक नेम कैसे लिखा रहता है इटैलिक्स दिखाने के लिए, ऐसे तिरछा तिरछा लिखा रहता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा आप साइंटिफिक नेम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप देखिए। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। व्हेन नेम इज हैंड रिटन देन मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन। अगर नाम को हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ ऑथर। अब भैया जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम जिसने दिया है उसको कुछ तो हमें आदर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, उसे हमें ऑनर देना पड़ेगा। तो उसके ऑनर में हम क्या करते हैं, जैसे आप देखिए फोर्स की यूनिट हम न्यूटन कहते हैं, जबकि न्यूटन ने खोजा था ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उनके ऑनर में फोर्स की यूनिट को हमने न्यूटन रख दिया है, उनको इज्जत देने के लिए। ऐसे ही अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी स्पीशीज़ का नाम, किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया इनिशियली, तो उसने बड़ा काम किया होगा, बड़ी मेहनत की होगी, उसके मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए हम उस साइंटिस्ट के नाम को उस ऑर्गेनिज्म के नाम के लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है? आप देखिए यहाँ मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका और लास्ट में हमने क्या लिख दिया है, लिन लिख दिया है, LINN। लिन मतलब लीनियस की बात कर रहे हैं, यानी मैंजीफेरा इंडिका नाम सबसे पहले किसने दिया, लीनियस ने। इसलिए साइंटिस्ट के नाम को शार्ट में हम साइंटिफिक नाम के आगे छोटा सा लिख देते हैं शार्ट फॉर्म में। ठीक है? तो देखिए, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, यानी इंडिका स्पीशीज के नाम के बाद लिखा जाता है इन शार्ट फॉर्म। शार्ट में पूरा केरलेस लीनियस नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर वही समस्या आ गया पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है? और इन जनरल तो हम साइंटिस्ट का नाम भी नहीं लिखते, वो तो कहीं अगर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है तभी लिखते हैं, नहीं तो मैंजीफेरा इंडिका ही आपको लिखा मिलेगा। लेकिन कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ज़्यादा करेक्ट तरीका है कि मैंजीफेरा इंडिका के आगे आप उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखिए जिसने ये दिया है और उसको शार्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो कैरोलस लीनियस ने दिया था सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका, इसलिए उनके नाम को लिन शार्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। क्लियर है?
एक और बात जो पूछा जाता है कभी कभी, इसमें जो पहला नाम जीनस का नाम है वो नाउन से लिया जाता है, नाउन होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो दूसरा वर्ड है वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी पहला जो जीनस नेम है वो स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिका जो है वो एडजेक्टिव यानी किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये भी एक बार पूछा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो साइंटिस्ट का नेम है, आप देखिए इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसकी ओरिजिन जो होती है इसको हम रोमन लेटर में लिखते हैं, ठीक है। रोमन लेटर मतलब कैपिटल लेटर, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, स्मॉल लिखा है, जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, रोमन मतलब, तो LINN ऐसे कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लीनियस ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी ने नामकरण किया, ठीक है। अब बाद में कुछ नई चीज़ मिली, नई जानकारी मिली और लगा कि नहीं ये नाम ज़्यादा करेक्ट नहीं है, कुछ नया नाम सोचना चाहिए, इसके लिए बेहतर नाम सोचना चाहिए। तो जो पहले जिसने नाम दिया था उसके नाम को रिप्लेस करके कोई नया नामकरण कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म का। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म ए है, उसका एक नाम हमने शुरू में रखा कुछ, लेकिन लगा कि नहीं इसको चेंज कर देना चाहिए, तो इसको चेंज करके 1 की जगह एक 2 दूसरा नाम रख देना चाहिए, सेकंड नेम रखना चाहिए। तो देखिए अब सेकंड नेम जब हम रखते हैं तो जो पहला नाम दिया था जिसने, उसको भूलते नहीं हैं, उसके नाम को भी हम उस साइंटिफिक नए नाम के आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिससे आप जानते रहिए कि भाई ये जो आप स्पीसीज़ का नाम पढ़ रहे हो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पॉइनियर यानी जो पहले जिसने नामकरण किया था उसने ज़्यादा मेहनत की थी ना, तो उसके नाम को हम ब्रैकेट में साइंटिस्ट के नाम को आगे लिख देते हैं। एग्जाम्पल से भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये देखिए एक नाम है जैसे साइजीजियम कुमनी, ये बाद में नाम आया होगा, नया नामकरण है मान लीजिए, तो नया नामकरण है तो इसका मतलब इस साइजीजियम कुमनी का नाम पहले कुछ और रहा होगा जो लीनियस ने दिया होगा, लेकिन लीनियस के द्वारा दिया गया वो नाम ज़्यादा सटीक नहीं रहा होगा, तो एक नया नाम साइजीजियम कुमनी सोचा गया, जो किसने दिया? स्कील ने दिया, ठीक है। तो लीनियस के नाम को देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया, जिससे लोगों को पता रहे कि भाई साइजीजियम कुमनी का कुछ और नाम पहले लीनियस दे चुके हैं, जो स्कील है ये दूसरा नाम अच्छा बेहतर नाम सजेस्ट किए हैं, ठीक है। तो पॉइनियर के कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं गया। जैसे यहाँ एक नीचे और एग्जांपल दिया, जैसे अल्बीजिया लेबाक। अल्बीजिया लेबाक एक नया नाम था जो बेंथम हुकर ने दिया था, तो बेंथम हुकर के नाम को शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बेंथ लिख दिया, यानी बेंथम हुकर के द्वारा दिया गया ये जो नाम अल्बीजिया लेबाक ये नया नाम था। इस अल्बीजिया लेबाक के लिए कोई पुराना नाम दिए होंगे कैरोलस लीनियस, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप पूछने लगोगे सर वो पुराना वाला नाम क्या था, ऐसे ही मैं बहुत डिटेल बता रहा हूँ। तो आप इतना ही जानिए कि कोई पुराना नाम कैरोलस लीनियस ने दिया था जिसको रिप्लेस करके अब एक नया नाम बेंथम हुकर ने दिया, अल्बीजिया लेबाक। तो इस अल्बीजिया लेबाक के बाद पहले वो जो पहले वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका पहला नाम दिया था उसके नाम को यानी कैरोलस लीनियस के नाम को देखिए ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके बाद अब जो नया नाम दिया उस साइंटिस्ट को बाद में लिखा। क्लियर है। तो ये सिर्फ उनके ऑनर के लिए है जिन्होंने पहले नाम दिया था। क्लियर है। तो देख लीजिए ये भी पॉइंट। When a species is revised, स्पीसीज के नाम को हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, देन द नेम ऑफ ओरिजिनल आथर, जो पहला वाला आथर है जिसने पहले सबसे पहले ये काम किया था, इज रिटेन्ड इन पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, उसके नाम को हम देखिए ब्रैकेट में साथ रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे हम भूल जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो ये है कि चूंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसलिए कैरोलस लीनियस से पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कोई भी दिया गया नाम वैलिड नहीं है। ठीक है, उससे पहले कोई नेमिंग का कोई वैलिडिटी नहीं है। तो देख लीजिए, नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू लीनियस, यानी कैरोलस लीनियस से पहले किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाले साइंटिफिक नेम को अप्रूव नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया। ठीक है, और इसके बारे में कैरोलस लीनियस ने 1758 में जो 10th एडिशन उनकी किताब निकली थी सिस्टमा नेचुरा, 10th एडिशन, उस 10वें एडिशन में इन्होंने डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले दिया था। क्लियर है। तो यही डिफरेंट आप कह सकते हैं रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग टर्म हम लोग देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है कि व्हाट इज टार्टोनिम। व्हाट इज टार्टोनिम, तो थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज टार्टोनिम क्या है।
टाटोनिम क्या है समझिए थोड़ा सा। टाटोनिम बेसिकली कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम होते हैं जहां स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम सेम होता है, यानी जीनस का भी नाम वही, यानी पहला शब्द भी वही है और दूसरा शब्द भी यही है, दोनों शब्द सेम हो। अगर ये और ये दोनों शब्द सेम हो तो उसे हम बोलते हैं टाटोनिम, यानी जेनेरिक नेम। व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम आर सेम, जब दोनों सेम हो तो उसे हम बोलते हैं टाटोनिम। जैसे एग्जांपल आपका देखिए, नाजा नाजा बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत बच्चे इंटरेस्ट लेके इसे याद करते हैं और कभी नहीं भूलता है इन्हें। नाजा नाजा, नाजा नाजा जो है इसमें देखिए, नाजा जीनस का नाम ये भी है, स्पीसीज का नाम भी क्या है, नाजा। एक कैपिटल में लिख रहे हैं क्योंकि जीनस का नाम है, दूसरा हम स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि ये स्पीसीज का नाम है। तो नाजा नाजा एक टाटोनिम है। क्या है? टाटोनिम। किसका साइंटिफिक नेम है? ये नाग का है, ठीक है, किसका है? कोबरा का। ऐसे ही रैटस रैटस, रैटस रैटस किसका नाम है भाई? रैटस रैटस रैट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रैट को। तो ये जो टाटोनिम का कॉन्सेप्ट है समझिए, ये सिर्फ एनिमल्स में अलाउड है, प्लांट्स में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ जेनेरिक नेम और साइंटिफिक नेम सेम हो। जैसे मैंजीफेरा मैंजीफेरा अगर लिख देंगे तो गलत है, ऐसा कोई प्लांट में एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। यानी दिस टाटोनिम इज अलाउड ओनली इन एनिमल साइंटिफिक नेम, सिर्फ एनिमल्स के साइंटिफिक नेम में आपको मिलेगा। और दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, रैटस रैटस फॉर रैट एंड नाजा नाजा फॉर नाग और कोबरा। क्लियर है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट टाटोनिम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा, टाटोनिम देखा आपने, और लास्ट इसमें नॉमेनक्लेचर का एक और मीन्स दिया गया जो हक्सले ने दिया, जिसे हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसे सिर्फ जान लीजिए, इसके बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि भाई ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है या किसने दिया, ठीक। तो सिर्फ आप जानते रहिए, जो इंपॉर्टेंट है इस नॉमेनक्लेचर में सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, उसके सारे रूल्स को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नाम से आपको क्लियर लग रहा है, यानी ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 शब्द होंगे। बाइनोमियल में 2 शब्द थे, इसमें 3 शब्द होंगे। तो 3 शब्द वाला एक नाम, साइंटिफिक नेम का एक कल्चर इवॉल्व किया किसने? हक्सले ने। यानी हक्सले प्रपोज्ड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई किसी भी साइंटिफिक नाम में 3 शब्द होंगे। पहला जो जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो स्पेसिफिक नेम स्पीसीज के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा सब स्पेसिफिक एपिथेट यानी सब स्पीसीज के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जीनस के बाद स्पीसीज आता है, अभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे, और स्पीसीज के बाद आता है सब स्पीसीज। क्या आता है? सब स्पीसीज। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो साइंटिफिक नेम है इसमें 3 शब्द होने चाहिए। पहला नाम जीनस का, दूसरा जो शब्द है वो स्पीसीज का, और तीसरा शब्द सब स्पीसीज का। हालांकि इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये भी कुछ कुछ पॉलिनोमियल जैसा ही था, एक और भारी भरकम शब्द हमने बढ़ा दिया, इसलिए ये भी पॉपुलराइज नहीं हुआ। सिर्फ हम इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ लेते हैं। तो दिस ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हक्सले, हु प्रपोज्ड दैट एनी साइंटिफिक नेम consists of 3 words. First word represents generic name, second word represents specific epithet, third word also represents subspecific epithet. एग्जाम्पल देखिए, होमो सेपियंस सेपियंस, यानी होमो हो गया जीनस का नाम, सेपियंस हो गया स्पीसीज का नाम, और सेपियंस फिर लिखा है, ये क्या हो गया? सब स्पीसीज का नाम। वैसे ही पक्सीनिया, होमो सेपियंस सेपियंस किसके लिए लिखा गया? ह्यूमन के लिए लिखा गया। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। लेकिन अब इसका सही नाम जो है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आप कहीं नहीं होमो सेपियंस सेपियंस पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? होमो सेपियंस। तो ये देखिए होमो सेपियंस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में सिर्फ 2 ही चीज़ लेते हैं, जीनस और स्पीसीज। ऐसे ही पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई, तो पक्सीनिया हो गया जीनस नेम, और ग्रैमिनिस हो गया आपका स्पीसीज नेम, और ट्रिटिकाई हो गया सब स्पीसीज नेम, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई इज यूज्ड फॉर वीट, वीट के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? वीट के लिए। तो ये रिजेक्ट करके अभी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम वीट को सिर्फ क्या कहते हैं? पक्सीनिया ग्रैमिनिस कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नॉमेनक्लेचर के 3 तरीके, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और
ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें से आपको फोकस किसे करना है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्यों नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी मैंने बता दिया है कि नॉमेनक्लेचर एक साइंटिफिक नेमिंग का तरीका है, वो इसलिए पड़ा क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे में ढेर सारी एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन क्रिएट होता था और हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने साइंटिफिक नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमारे, आप कह सकते हैं, जो डेवलपमेंट की स्पीड थी या रिसर्च का जो काम था वो पिछड़ रहा था। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हमने एक साइंटिफिक नेमिंग का कल्चर इवॉल्व किया, नॉमेनक्लेचर का कल्चर इवॉल्व किया, जिसमें 3 तरह का सिस्टम दिया गया, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम नहीं याद करना है आपको। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कार्लस लिनियस ने, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, उसी को आपको डिटेल में याद रखना है। और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हक्सले ने दिया था, जिसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट nomenclature of organisms और साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।